जूते चप्पल चलाना, शर्जील इमाम या उमर खालिद को लेकर पोस्टर लगाना या रावण के चेहरे पर उनके पोस्टर चस्पा कर देना, यह क्या जेएनयू की परंपरा रही है? जेएनयू में क्या छात्र लेफ्ट राइट करते रहेंगे या वहां पर पढ़ाई लिखाई का माहौल जैसा कि हमेशा से रहा है वैसा बना रहेगा? आज ये बड़ा सवाल है। आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। वैभव मीणा एबीवीपी से हमारे साथ जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में। अमजेश अवस्थी जी आरएसएस से हमारे साथ हैं। अखिलेश यादव जी एनएसयूआई से हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक कुमार एसएफआई से हमारे साथ हैं। सनी धीमान पूर्व छात्र नेता हैं एनएसयूआई के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीतीश कुमार आयसा से हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन नीतीश जी, क्यों अगर प्रोसेशन चल रहा था, दुर्गा की प्रतिमा ले जाई जा रही थी, तो वहां पर स्थिति इतनी खराब हो गई कि आप लोगों ने जूता चप्पल चला दिया? भाई आप लोग भी तो इसी देश की परंपरा, इसी हिंदू संस्कृति को फॉलो करते हैं ना? पहली बात, मेरी आवाज जा रही है जी? हाँ, तो पहली बात तो कोई जूता चप्पल वहां पे चला नहीं है। मामला कहाँ से शुरू हुआ आप देखिए कि जैसा कि आपके सभी इंट्रोडक्शन में भी हो रहा था कि एबीवीपी के लोगों ने लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल एजेंडे के बतौर करने के लिए रावण दहन में उमर खालिद और शर्जील इमाम का फोटो लगा दिया। और हमने जैसे कि बोला कि उमर खालिद, शर्जील इमाम इस देश में नागरिकता को बचाने के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाया। उन्होंने सीएनआरसी एनपीआर के खिलाफ आंदोलन शाहीन बाग से पूरे देश में चलाया। उसका पुतला दहन यदि आप करेंगे रावण के चेहरे पर, तो हम उसको बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं। हमने उसके खिलाफ कॉल दिया। साबरमती टी पॉइंट पे हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था और इनका प्रोसेशन उधर से गुजरा, और गुजरा नहीं बल्कि उन्होंने डीजे को वहां पे रोक दिया। आधे घंटे तक डीजे बजाया, उसमें योगी राज मुर्दाबाद, गोडसे जिंदाबाद, हर घर भगवा छाएगा, जय श्री राम बोलना पड़ेगा, बुलडोजर जस्टिस आप लोगों को जय श्री राम बोलने में दिक्कत है? और तो और वो लगातार आप लोगों को जय श्री राम बोलने में दिक्कत है क्या? अगर इस देश का संविधान यदि आप पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है, हम क्या बोलना चाहते हैं ये हम तय करेंगे। कोई देश का संस्था, कोई देश का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका इतिहास केवल और केवल गद्दारी और चाटुकारिता का रहना है, वो इस देश के नागरिक को, दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को नहीं बताएगा कि उसको जय श्री राम बोलना है कि उसको जय श्री राम नहीं बोलना है। तो ये हमारी अपनी स्वतंत्रता है कि हम क्या बोलेंगे और हम क्या नहीं बोलेंगे। जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय को राजनीतिक अखाड़ा बनाकर रख दिया गया है। हर तीज त्योहार पर हम देखते हैं किसी बड़े कार्यक्रम पर वहां पर इस तरह का माहौल खराब हो जाता है। आरोप आप लोगों पर लगता है कि आपने इन यूनिवर्सिटीज को, शैक्षणिक संस्थानों को भगवा रंग में रंग दिया है। मुझसे सवाल है? जी सर। आपने अभी कहा कि जेएनयू की परंपरा नहीं रही है। आपने अपने ओपनिंग वक्तव्य में कहा जेएनयू की परंपरा रही है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये नारे लगे थे ना, पूरे देश ने देखे। इससे पहले महिषासुर दिवस मनाना, तमाम ऐसी हरकतें करना जिसमें भारतवर्ष के उन बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाएं स्पष्ट रूप से आहत हों। वहां पर कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति तो आ सकता था जिस पर देश विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा। मैं आरोप लगने की बात कर रहा हूं। लेकिन रामदेव नहीं आ सकते वहां पर, उनका भाषण नहीं होगा वहां पर। ये थी जेएनयू की परंपरा की सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर सिर्फ एक तरफ के लोग बोल सकते थे, बाकी लोगों को बोलने की वहां पे इजाजत नहीं थी, घुसने नहीं दिया जाता था। ये थी। और ये जो बोल रहे थे नीतीश कुमार जी कि नागरिकता बचाने का, किसकी नागरिकता गई है? किसकी नागरिकता जाने वाली थी? ये जो 1947 में विभाजन हुआ और उस विभाजन के कारण पाकिस्तान में जो वहां पर हिंदू रह गए, और वे जो हिंदू अपने धार्मिक कारणों से अत्याचार सह रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान में, उनको भारत की नागरिकता देने अगर वो चाहते हैं तो उसके संबंध में कानून था। जेएनयू के पढ़े लिखे लड़कियों की क्या हो? चौराहे पर खड़े पान की दुकान पर बोलने वाले हो, मालूम नहीं सीएए क्या था? और कह रहे हो कि नागरिकता बचाने, किसकी नागरिकता बचानी थी? वो कह रहे हैं शर्जील इमाम, उमर खालिद। नहीं, अरे तो रावण के साथ दहन करने की क्या जरूरत? मैं बताता हूं ना। जो व्यक्ति कहे कि यहां पर चिकन नेक को काट दो तो पूरा पूर्वोत्तर जो है भारत से कट जाएगा, उसका क्या हाल किया जाना चाहिए? उसका क्या हाल किया जाना चाहिए?
वैभव, आप लोग भारत के क्यों टुकड़े शर्जील टुकड़े इमाम सिर्फ की फोटो नहीं, नहीं, लगाकर? एक सेकंड, आप सुनिए सुनिए जी सर। शर्जील इमाम, इन्होंने कहा कि शर्जील इमाम कौन है? जो नागरिकता बचाने की। पहले यह बताइए कि नागरिकता जा किसकी रही थी? विद्यानाथ जी, आप ये बताइए किसकी नागरिकता जा रही थी उस कानून से, या किसकी गई आज तक? पहली बात। दूसरी बात, नारे लगाए गए वहां पर, और उसके पश्चात वहां पे जाकर के कहते हैं कि चिकन नेक को काट दिया। एक सेकंड, कौन बोल रहा है बीच में ये? सुन लीजिए सर। अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, पहले सुनिए। मैं कह रहा हूं कि वहां जाकर के कहते हैं कि चिकन नेक को काट देंगे तो पूरा पूर्वोत्तर भारत से अलग हो जाएगा। ये भारत के टुकड़े करने देंगे हम लोग? आप चाहते हैं विद्यानाथ जी कि इसको मिलना चाहिए? तीसरी बात, आपने कहा 5 साल से, इन्होंने कहा कि 5 साल से वो जेल में बंद है। आप ये बताइए, आप एक पूरा कार्यक्रम करिए, कौन वहां पर जमानत की अर्जी दे करके वापस लेता है? कौन नित्य नए हर डेट पर कहता है कि नहीं अगली डेट पे बातचीत होगी, इस डेट पे बातचीत नहीं होगी? बताइए ना। यहां पर कहना बड़ा आसान है, यहां पर कि 5 साल से जेल में। ठीक है, ओके। सनी, सवाल बताइए। सवाल यह है कि पहले आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वहां पर चलाते थे, आज वहां पर लोग कह रहे हैं जय श्री राम हो रहा है तो पत्थर मार रहे हैं, चप्पल मार रहे हैं, और दर्द इस बात पर हो रहा है कि जो टुकड़े टुकड़े की आजादी के नारे लगाता था 5 साल से जेल में पड़ा है, उसको जमानत नहीं मिल रही है। तो आप लोगों को दर्द हो जा रहा है कि भाई रावण के साथ उसकी तस्वीर जला दी। मैं अपनी बात कहने से पहले एक कहानी के माध्यम से अपनी बात को रखूंगा। एक बार जंगल में बहुत लंबा सूखा पड़ा। सूखे के बाद एक शेर का जो सभा थी उसमें चर्चाएं चल रही हैं। अचानक एक बाज आता है, कहता है कि महाराज एक बादल फटा है ऊपर, हमें तैयारी करनी चाहिए कि हमें कैसे बचाना है अपनी जनता को। तो अचानक सियार आता है, बोलता है कि मेरे धर्म के प्रति किसी ने कुछ कह दिया है। चप्पलों पे चर्चा होनी शुरू हो जाती है। उस पर एक खरगोश बोलता है कि हमें चप्पलों पे चर्चा करनी है या अभी हमें बचाना है इस जंगल को जिस जंगल में हम रहते हैं। यही स्थिति फिलहाल इस देश के डिस्कोर्स की चल रही है, जहां पर लोगों को, जो जेनजी जनरेशन है, जिन्हें अपने हकों और हुकूक के बारे में बात करनी चाहिए, चप्पलों पे चर्चा कर रहे हैं। आज से 2016 में दशहरे तो मतलब आप दुर्गा प्रतिमा पर चप्पल चला दे, उस पर कोई बात नहीं करे। सुनिए, 2016 में यही सनी दीवान ने नरेंद्र मोदी जी का, आरएसएस का पुतला जलाया था विजयदशमी के दिन, के सत्य की असत्य आप पर जला जीत पुतला, के। लेकिन शर्जील इमाम का पुतला नहीं जले। मैं उस पर बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो चप्पलबाजी दोनों साइड से उन्होंने पुतला जलाया, एबीवीपी का राइट है, उसे किसका पुतला जलाना है किसका नहीं जलाना है। लेकिन युवाओं के बीच में इतना रोष आ जाए कि दोनों तरफ से चप्पलें, अगर आप वीडियो देखेंगे तो वहां पर एबीवीपी के जो वहां पर नेता हैं वो भी, उनके हाथ में चप्पल दिखाई दे रही है। तो अगर दुर्गा माता अगर वहां पर है तो चप्पल एक तरफ से, दोनों तरफ से चप्पल तो चप्पल है। तो आप ये मतलब सोचिए, राष्ट्रीय टीवी पर चप्पलों पे चर्चा हो रही है। ये चर्चा नहीं हो रही है कि एआई के जमाने में चीन हमसे चप्पल वाली मानसिकता पर चर्चा हो रही है कि ये आप लोगों की चप्पल वाली मानसिकता कहां से आई? तरफ से आ रही है जेएनयू में कि आप लोग चप्पल उठा लेते हैं। आप लोग चप्पल लेकर चलेंगे कि कलम लेकर चलेंगे जेएनयू में? आप लोग दुर्गा प्रतिमा पर चप्पल मारेंगे, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग को चप्पल से नहीं मारेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे आप लोग। आप लोग उस टाइम वहां सपोर्ट करने के लिए खड़े थे ना। आपके बड़े बड़े नेता टुकड़े टुकड़े गैंग के सपोर्ट में खड़े थे। क्या हुआ बाद में? अब आरोपी बनकर 5 साल से जेल में बैठे हुए हैं दिल्ली दंगा के मामले में। देखिए, अब बात छिड़ी है तो दूर तलक जाएगी। किसी ने भड़काऊ भाषण दिया, शर्जील इमाम ने जो दिया था, मैं भी मानता हूं भड़काऊ भाषण है, लेकिन मैं चाहता हूं फिर भी ट्रायल शुरू हो। और दूसरी बात आपको बता दें, उसी शर्जील इमाम के खिलाफ मैं वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले कंप्लेंट करी कि भड़काऊ भाषण है। लेकिन कंप्लेंट का मतलब था कम से कम न्यायिक जांच के आगे उस कार्रवाई तो शुरू हो। और ऊपर से आपको याद है, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को याद है, उन पर भी तो कार्रवाई क्यों नहीं गोली मारो? देश के गद्दारों को क्या देश में आप खाना पीना खिलाएंगे, बिठा के रखेंगे? देश के गद्दार आप लोगों को अच्छे लगते हैं। एनआरसी का विरोध कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूं, देश के गद्दार अगर इस देश में है तो आप लोगों को अच्छे लगते हैं क्या? जी, जो इस देश में भारत के संविधान के अंतर्गत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आप उन्हें गद्दार बोलेंगे? जो लोग इस देश में रहकर, इस देश का खाकर, इस देश में बड़े होकर इस देश को खा रहे हैं, दीमक बनकर, मैं भी विरोध वो देश के गद्दार हैं और उनको गोली मार देनी चाहिए, उनको चप्पल मारनी चाहिए, उनको चप्पल मारनी चाहिए। एनआरसी पर मैं भी विरोध कर रहा था। आपको लगता है कि मैं गद्दार हूं? अब बताओ, आपको किसी ने बोला आप गद्दार हैं? मैं तो वही कह रहा हूं, इस देश तो के लोकतंत्र तो आपको कैसे लगा कि आपके लिए बोल रहे हैं? जिन्होंने बोला था कि देश के गद्दारों को डॉट मारो गोली इनको, तो मुझे पता है, लेकिन मुझे ये बताइए, आपने अपने ऊपर क्यों ले लिया?
आपको याद आपने है? अपने ऊपर क्यों ले लिया बताइए? एक बीजेपी के नेता है जो भाई पहले बीजेपी आम के आदमी नेता पार्टी में मंत्री थे। बन गए, मैं पूछ रहा हूं कि आपने क्यों ले लिया अपने ऊपर? आपको याद है मिश्रा ने पीछे एडीजी, मैं कह रहा हूं वो मंत्री बन गए, लेकिन उन्होंने गद्दारों को गोली मारने की बात की, आपने अपने ऊपर ले लिया। पीछे डीसीपी खड़ा और वो कह रहा है कि ट्रंप के जाने तक तो हम चुप हैं, लेकिन उसके बाद हम तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे। भाई देखो आग दोनों तरफ से भड़की थी। सनी मैं ये कह रहा हूं, डिफेंड नहीं कर रहा हूं सनी मैं ये कह रहा हूं, कोई कहता है देश के गद्दारों को गोली मार दो, तो आप लोग ले लेते हैं कि हमको गोली मार देंगे। कौन है इस देश का गद्दार? वो है जो इस देश से गद्दारी कर रहा है, समस्याओं पर चर्चा नहीं कर रहा है। जो इस देश से गद्दारी कर रहे हैं वो इस देश का गद्दार है। इस देश का गद्दार जो गजवाए हिंद करना चाहते हैं वो देश का गद्दार है। जो टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं वो इस देश का गद्दार है। महात्मा गांधी की जो बरेली में आग लगा रहे हैं उस देश का गद्दार है। जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या करी, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या करी, उनको कोर्ट अदालत ने सजा दी, जो करना था हुआ। लड्डू बांटे आरएसएस ने, सरदार पटेल ने दिखाने के लिए, सरदार पटेल ने दिखाने के लिए। सनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्लीज सनी भाई, सनी देखिए आप लोग युवा हैं, आप लोग छात्र नेता हैं, आप लोग कम से कम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात टीवी पर मत किया कीजिए, अच्छा नहीं लगता। मैं हिस्टोरिकल रेफरेंस, ठीक है बताइए, रेफरेंस बताइए। आप कल 2 अक्टूबर था, विजयदशमी का दिन था। उसका कंटेक्स्ट क्या है? गांधी जयंती, विजयदशमी, आरएसएस के 100 साल भी पूरे हुए। अब सवाल यह आता है कि जब गांधी जयंती की भी जब बात होती है तो ये वही लोग हैं जिन विचारों की आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने गोलियां एक तो मारी महात्मा गांधी को और उसके बाद लड्डू बांटे। एक सेकंड रुकिए, आरएसएस के लोगों आप जो बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप यस नहीं, रेफरेंस नहीं, आप बताइए आप क्या कह रहे हैं कि गोडसे ने, मुझे पता है, सुनिए, क्या गोडसे ने गोली मारी कि संघ ने गोली मारी? बताइए। गोडसे ने गोली मारी ना, तो इन लोगों का क्या मतलब है? इन लोगों का क्या मतलब? इन लोगों का क्या मतलब? थोड़ा सा डिटेल में बताइए, डिटेल में। मुझे समय दीजिए, बिल्कुल मैं आपको समय दूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं डिटेल में बताइए। आपने कहा इन लोगों ने गोली मारी, क्योंकि इस मामले में राहुल गांधी कोर्ट को फेस कर चुके हैं। बोलिए विद्यानाथ जी, बोलिए। गांधी जयंती, बापू को इन्होंने गोली मारी, गोली मारने के बाद किन्होंने? नाथूराम गोडसे, लड्डू बांटा। और सुनिए, नाथूराम गोडसे ने गोली मारी तो इन्होंने का मतलब क्या है? जब आरएसएस लोगों के बीच में नहीं जा पा रहा था तो उसने अपना एक मुखौटा तैयार किया। वह मुखौटा किसका था? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। गोडसे की आड़ में आप उस चप्पलबाज को डिफेंड कर रहे हैं जो दुर्गा की मूर्ति पर चप्पल मार रहा है। भाई अब मैं बताता हूं आपको कि जो चप्पल की बात हुई ना, जो चप्पल की बात हुई, जो कल का कंटेक्स्ट है, तो चप्पल तो इनके राजेश्वर कांत दुबे भी दिखा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह जो चीजों को अब देखेंगे, यहां पर सनातन एंटी सनातन की डिबेट खड़ी कर दी, तो आप देखेंगे कि जब इसके बैकग्राउंड में जब इसके कंटेक्स्ट को, तो यह इनके हेडमास्टर कौन है? तो इनके हेडमास्टर है नरेंद्र मोदी जी, जिसने मां की ममता को बेचा, जिसने गंगा की पवित्रता को बेचा, जिसने पत्नी के मंगलसूत्र को भी बेचने का काम किया है। ये इनके तो हेडमास्टर हैं। अब हम आते हैं उसी इतिहास पर, अभी हम बात कर रहे थे। अभी एबीवीपी वाले भाई सुनिए, मैं आपको अगर बताने लग जाएंगे ना कि आपके मुखिया कौन है, आपके हेडमास्टर कौन है और उनका कौन कहां से आया है, तो आप लोग बोल नहीं पाएंगे। पर्सनल मत होइए। सुनिए अखिलेश प्लीज, मैं कह रहा हूं कि पर्सनल मत होइए। जूता चप्पल अगर चल रहा है वहां पर, और अगर वहां पर पुतला उमर खालिद का फूका गया है, शर्जिल इमाम का फूका गया है, कह रहे हैं कि आपके ही मत रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी का पुतला फूक दिया था। फिर तो भाई सुनिए, एरिक हॉब्सबॉम ने रेवोल्यूशनरीज में लिखा हुआ है कि जो छात्र होता है विश्वविद्यालयों में जाता है तो क्रिटिकल थिंकिंग सीखता है, और वह जो चीजें चलती हैं स्टेटस को चैलेंज करना सीखता है, इक्वलिटी के बारे में बात करता है। तो जब सरकार जो दुर्गा प्रतिमा पर जो चप्पल मारकर यदि रोजगार के मसले पर फेल होगी, पेपर लीक कराएगी, भाई पहले पढ़िए ना। पहली बार हुआ है कि सबसे किसानों से भी ज्यादा छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। अभी तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं कि आप पढ़ के निकलेंगे तो रोजगार की बात करेंगे ना। अभी तो आप शैक्षणिक संस्थानों में अगर दिक्कत है तो उस पर बात करेंगे। आप अभी रोजगार के लिए आप परेशान हो रहे हैं, पहले शैक्षणिक संस्थानों से निकलेंगे, उसके बाद रोजगार ढूंढेंगे। और रोजगार के लिए सर कोई बात, मैं ये कह रहा हूं आज जब बेरोजगारी है तो आप दुर्गा प्रतिमा पर चप्पल चला देंगे। अगर आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी अगर देश में है तो दुर्गा प्रतिमा पर चप्पल चला देंगे, किसी के सेंटिमेंट को हर्ट कर देंगे आप लोग। वही लोग हैं जो कि महात्मा गांधी को मारने के बाद लड्डू बांटे थे। और सुनिए, सरदार पटेल ने इनके ऊपर बल लगाया था। और सुनिए, अभी आपको आपकी यूनिवर्सिटी में दुर्गा प्रतिमा पर चप्पल चल रहे हैं, शर्जिल इमाम और उमर खालिद पर चप्पल नहीं चले हैं। आप तो क्या ये आप लोग झूठे मूठे आरोप लगा रहे हैं? वैभव मीणा, क्या आप लोग झूठ बोल रहे हैं और जानबूझकर? ठीक है,
वैभव क्या आप लोग झूठ बोल रहे हैं और जानबूझ के जेएनयू का माहौल खराब कर रहे हैं? ये इन आ रहा हूं सर। लोगों की पूरी योजना थी। दुर्गा की शोभा यात्रा निकल रही है। 25 साल से जेएनयू में कार्यक्रम होता है, नवरात्र का कार्यक्रम होता है, दुर्गा पूजा का पंडाल लगता है, हजारों से ज्यादा छात्र वहां पे व्रत रखते हैं, संकल्प रखते हैं, पूजा में शामिल होते हैं, भंडारे में शामिल होते हैं। उसके अंतिम दिन 10वें दिन विसर्जन होता है, दुर्गा मां की शोभा यात्रा निकलती है। पूरा जेएनयू का छात्र समुदाय उसमें शामिल होता है, हर साल होता है। इस बार भी सेम हुआ। जब दुर्गा की शोभा यात्रा साबरमती टी पॉइंट पर पहुंची तो इनको पूछिए आप लोग कि आप लोग वहां क्या कर रहे थे साबरमती टी पॉइंट पर, जब आपका कार्यक्रम था, आप एफईजी रनिंग का आपका कॉल था, आपका बराक हॉस्टल पर कार्यक्रम था, आपका अचानक से वो कार्यक्रम चेंज होके आप अपने कैडर को साबरमती टी पॉइंट पर इकट्ठा करते हैं, किस लिए करते हैं? आपका मन था विवाद खड़ा करने का, आपका मन था शोभा यात्रा पथराव करने का, आप धार्मिक विवाद खड़ा करना चाहते थे, आपकी उपस्थिति नहीं बची है। पूरे देश से आप साफ हो चुके हैं। एक जेएनयू में आप देश से साफ हो चुके हैं तो आप जबरदस्ती थोड़ी ना करेंगे कि जय श्री राम बोलो। इनकी आखिरी सांसें गिन रहे हैं ये लोग, आखिरी सांसें गिन रहे हैं। लेकिन वैभव वो कह रहे हैं कि आप लोग जबरदस्ती कर रहे थे कि जय श्री राम बोलो। कौन जबरदस्ती कर रहा है? 26 साल से आखिरी सांसें तो 1948 में आप गिन रहे थे। 25-26 साल से वो दुर्गा पूजा मन रही है, शोभा यात्रा निकल रही है, शोभा यात्रा में विवाद खड़ा करने के लिए आपसे किसने कहा वहां आने के लिए? आप शोभा यात्रा के बीच में आने के लिए, आपने दुर्गा मां को चप्पल दिखाने के लिए किसने कहा? आप लकड़ी की स्टिक्स फेंक रहे हो, उसको फेंकने के लिए किसने कहा? आप बात मत बदलिए ना, आप बात मत बदलिए। आप आस्था का अपमान कर रहे हैं। आप बात क्यों बदल रहे हैं? आप बात क्यों बदल रहे हैं ना? आप एक मुद्दे पर रहिए ना, आप एक मुद्दे पर रहिए ना। आप झूठ बोल रहे हैं। आपके पास आपकी योजना भगवान श्री राम का पुतला आज जो है वह चप्पल चला जो 2014 में उसी जेएनयू में किसी कैंपस में भगवान श्री राम का पुतला जलाया आपने। जब सोशलिस्टों का आंदोलन हुआ जेपी 2014 में 2014 में भगवान श्री राम का पुतला आपने जलाया। महिषासुर दिवस आपने 6 साल पे मनाया। मंडल कमीशन का दुर्गा का अपमान क्या आपने किया? उस बात पर बात करिए। आप आस्था का अपमान इस तरह नहीं कर सकते। आप मुद्दे नहीं बदल सकते। मुद्दे पर जब 2005 में जब अर्जुन सिंह अभी जब आपने भगवान श्री राम का अपमान किया, एक सेकंड अभी रुक जाइए, एक सेकंड कुछ बचा नहीं है। एक सेकंड अब हमारे साथ ही है मुखौटे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। एक सेकंड रुक जाइए, एक मिनट रुकिए, वैभव रुक जाइए, अखिलेश रुक जाइए, अभिषेक ने एक सेकंड रुकिए, अभिषेक के पास मैं नहीं जा पाया। अभिषेक भाई, अगर वो कह रहे थे कि जय श्री राम बोल दो तो सनातनी है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, या सभी धर्म के लोग रहते हैं, क्या इसमें हर्ज है? बोल देते जय श्री राम। बोलो तुम्हारे कहने से क्यों बोला? मैं 101 बार बोलूंगा जय श्री राम। भारत का एक ये मेरा देश है और राम मेरी परंपरा से आए हैं। मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ तो बिल्कुल बोलिए ना, जिसको बोलना है। अगर आपको सुनिए, अगर आपको सूट करता है मोहम्मद तो आप बोलिए। एक सेकंड बोलिए भाई। एक समाज बेहतर बने, समावेशी समाज बने, समावेशी माहौल हो जिसमें सारे धर्मों के, सारे जातियों के लोगों को प्रथम पंक्ति में लाया जाए। बीएचयू से लेकर इलाहाबाद तक सारे लोगों ने, सारे छात्र नेताओं ने इसमें अपनी आहुति। ये जो आप कह रहे हैं ना कि जय श्री राम बोल दो, बाबा साहब ने एक भारत का संविधान बनाया है, उसमें आर्टिकल 25 से लेके 28 तक उसमें राम की फोटो लगाई। नहीं, आर्टिकल 25 फोटो की कोई नहीं बात कर रहा, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन बात किया। कर रहे हैं। तो आप ये अगर कह रहे हैं कि अगर आप बाबा साहब को कोट कर रहे हैं तो उसी संविधान में प्रभु श्री राम की जो फोटो लगी है उसको क्यों नहीं कोट कर रहे हैं? बाबा साहब ने फोटो के बाद इस धार्मिक स्वतंत्रता को भी कोट उसमें किया। किसी और की फोटो क्यों नहीं लगी हुई है? भाई धार्मिक जिसकी वकालत आप लोग करते रहते हैं दिन रात। आर्टिकल 25 से 28 में जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, उस स्वतंत्रता के तहत कोई व्यक्ति अपनी तो चप्पल चला देंगे। उसकी स्वतंत्रता है। एक सेकंड, एक आप उसको फोर्स कर सकते हैं। आप किसी को ऊपर जबरदस्ती जाके छोड़ सकते हैं। आप किसी के ऊपर चप्पल मार सकते हैं। आप चप्पल कैसे मार सकते हैं? आप क्यों आए? आपने बदलाव क्यों किया? जब लोग अपनी आस्था को फॉलो कर रहे थे, अपनी पूजा कर रहे थे, शोभा यात्रा निकाल रहे थे, आपने आगमन क्यों किया? आपने पॉइंट क्यों किया? आपने पर डीजे ये मुन्ने काटे जाने गाना क्यों बजाया? आपने मुन्ने काटे जाने गाना क्यों बजाया? आपने ये बुलडोजर वाला गाना क्यों बजाया? आपने बुलडोजर राज की गाना क्यों बजाया? बुलडोजर राज गाना आपने क्यों बजाया? आपने मुन्ने काटे जाने गाना क्यों बजाया? ये अगर वहां पे आप देखिए, आप सब लोग स्टूडियो में, मैं एक बात बता दे रहा हूँ, मैं एक चीज बता दे रहा हूँ। श्री राम का पुतला आपने वैभव आपने जलाया, महिषासुर दिवस आपने मनाया, अभिषेक एंड वैभव, आपने गाली दी, अभिषेक एंड वैभव, अभिषेक एंड वैभव, अभिषेक एंड वैभव। आप संविधान की बात नहीं करते, संविधान अपने बचाव के लिए, डिफेंस के लिए। एक सेकंड वैभव, प्लीज वैभव
वैभव रुक जाइए, एक सेकंड नहीं, आप लोग सब स्टूडियो में हैं और एक चीज का ख्याल रखिए, एक चीज का ख्याल रखिए, आप सब लोग जब एक साथ बोलते हैं तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए एक एक करके बोलिए। मैं वापस आऊंगा, उधर आप मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं, नीतीश कुछ दिखाना भी चाह रहे, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले अवनीश जी, एक तरफ जैसी आप बात करते हैं भगवाकरण की बात होने लग जाती है कि आपने जेएनयू को भगवा करने की पूरी तैयारी कर ली है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि भाई आप संविधान हमको ये आजादी देता है कि हम नहीं बोलेंगे जय श्री राम, हमारी मर्जी है, आई लव मोहम्मद बोलेंगे। अरे भाई नहीं विद्यानाथ जी, विद्यानाथ जी जिसने जो भैया ये अपने इनको बच्चों को कराइए ना जरा। ओके रुक तो जाइए, अभी आप तो कह रहे थे ना कि जय श्री राम बोलिए, आई लव मोहम्मद बोलिए, तो आपकी मर्जी, आप अगर आपको सूट कर रहे हैं आई लव मोहम्मद तो आप आई लव मोहम्मद बोलिए, अगर राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को आई लव मोहम्मद सूट करता है तो आप लोग आई लव मोहम्मद ही सीखेंगे। जय श्री राम में आप आई लव मोहम्मद क्यों लेकर आ रहे हैं? विद्यानाथ जी सुनिए मेरी बात सुनिए। नहीं एक सेकंड रुक जाए, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा, उनको बोलने दीजिए उसके बाद बोलिएगा। विद्यानाथ जी जिसने जय श्री राम बोलना है उसको बोलने की स्वतंत्रता है, जिसको आई लव मोहम्मद बोलना वो बोले, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई दिक्कत नहीं है। उसका क्या, लेकिन जो ये कौन, ये इनको चुप कराइए ना आप जरा। देखिए वो सीनियर है आप लोगों से, उसका थोड़ा सा एक बात सुनिए कि अभी कोई कह रहा था कि गांधी जी की हत्या पर मिठाई बांटी थी, उसका तो मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या पर हजारों सिखों को मार दिया तुमने, हजारों सिखों को मार दिया तुमने, पूरा रेफरेंस हजारों सिखों को मार दिया तुमने। अवनीश जी एक सेकंड, सर पता है क्या, नहीं एक सेकंड रुक जाइए, गोडसे को बीच में ला, एक सेकंड रुक जाइए, अगर गोडसे सर एक सेकंड अवनीश जी रुक जाइए, नहीं ये डिबेट को डिरेल मत कीजिए प्लीज, नहीं आप लोग डिबेट को डिरेल मत कीजिए, अगर जानबूझकर सवाल का जवाब नहीं है कि जेएनयू में आज स्थिति ऐसी क्यों हो गई है कि वहां पर कोई जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकता, वहां पर कोई दुर्गा प्रतिमा लेकर नहीं निकल सकता, तो वहां इनका एक सेकंड सर अच्छी बात है ना, तो इतने सालों तक तो लेफ्ट का ही राज रहा है ना, तो आप लोगों ने क्या कर दिया? सबको पता है सर, स्टूडेंट जैसे आज आपने कहा ना, आपने कहा ना कि बीसी इनका, आपने कहा ना बीसी इनका, तो आज से पहले बीसी किसका था? हाँ तो सर जिसकी सरकार होती है बीसी नियुक्ति उसी की तरफ से होती है, ये कोई नया नहीं हुआ। विश्वविद्यालय यूनिवर्स होता है जहां पर सारे जो विचारधाराएं वो फलती फूलती हैं, जो कि नेशन बिल्डिंग में काम देती है, जो प्रोग्रेसिव सोच के लोग हैं, जो इसीलिए बाकी लोग पेपर लीक्स हो रहे हैं, यदि प्रधानमंत्री की कोई क्रिटिक्स कर दे रहा है, आज उन्हीं के ऊपर नेशनल और एंटी नेशनल का लेबल देने चले जा रहे हैं, तो ये मैं बात कह रहा हूं कि इस तरीके का, ये तो कह रहे हैं कि इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की फोटो जलाई, तो कह रहे हैं कि रावण दहन किया, हमने इलाहाबाद में किया, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि एंटी नेशनल कहकर आप लोगों को परेशान किया जा रहा है? तमका कौन देता है? नहीं मैं कह रहा हूं जब आप उनकी फोटो जला सकते हैं, उनकी फोटो जला सकते हैं, तो भाई एंटी नेशनल कैसे हो जाए? दिस इज डेमोक्रेसी। हाँ आपके लिए डेमोक्रेसी है, इनके लिए डेमोक्रेसी कैसे? विश्वविद्यालय में लगाइएगा, नहीं तो सर आप जूता चप्पल थोड़ा ना मारेंगे। कौन जूता? भाई फोटो अभी दिखा रहा हूँ, अभी फोटो दिखाऊंगा। विद्यानाथ जी ये देखो फोटो, विद्यानाथ जी ये फोटो देखो, कैमरे पे भी दिखा दो, ये कौन है? ये राजेश्वर दुबे जी हैं, गोरखपुर के। दिखाओ भैया कैमरा दिखा दो इनका, थोड़ा जूम करके दिखा दो ना प्लीज, जूम करके। ये राजेश्वर दुबे जी हैं, ये देखो देखो देखो, जो मोदी जी कहते हैं कि कपड़ों से पहचानो, कपड़ों से पहचानो, मोदी जी कहते हैं, मैं नहीं कहता। हाँ चप्पल भी है, ठीक है, तो एक्सपोज है, दे आर एक्सपोज। दूसरा सर मैं कहना चाहूंगा बहुत जरूरी चीज, बहुत ये आपके नेताओं के जूते चप्पल, आपके नेताओं के जूते चप्पल दिखाइए, आपके नेताओं के जूते चप्पल तुम्हारी हो रही है। बताइए ना, सवाल यह है, सवाल उसी कंटेक्स्ट पे आते हैं, अधूरी बात मत बताओ, हम उसी कंटेक्स्ट पे आते हैं। ये झूठ परोसने का, झूठ परोसने का, झूठ बेचने का। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि यदि इस तरीके की घटनाएं हैं तो हम उसकी भर्त्सना करते हैं, चाहे एबीवीपी किया हो चाहे और कोई किया हो। झूठ बेचने का काम है। आप क्या कर रहे थे? सहमति थी पॉइंट पे जवाब दीजिए। देखिए ये यूनिवर्सिटी में मारपीट हो गई है, सुनिए यूनिवर्सिटी में
मारपीट हो गई, ये कोई अनोखी और नई घटना नहीं है। एक सवाल का जवाब ये इस तरह की चीजें यूनिवर्सिटी में चलती रहती हैं और छात्र संगठन एक दूसरे के साथ रसाकशी में रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि किसी धार्मिक पर्व है, कोई इवेंट है या कोई इस तरह का कार्यक्रम है जहां पर कुछ लोग इमोशनली अटैच्ड हैं वहां पर, और उसमें अगर बवाल खड़ा कर दिया जाता है और बाद में जब सवाल उठाया जाता है तो एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि भाई पहले आपने तो लड्डू खिलाया, भाई संघ और आप गोडसे को अलग नहीं देखते हैं। जब गांधी जी की हत्या की बात आती है, अमजद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जानबूझकर एक एजेंडा देश में कैसे सेट किया जाता है और कैसे डिबेट को डिरेल किया जाता है, उसमें बिना फंसे अमजद जी क्या यह जरूरी है कि यूनिवर्सिटी में इस तरह का माहौल बने? अगर लेफ्ट चला गया है और वहां पर भगवाकरण अगर आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने कर दिया है, तो लेफ्ट को प्रताड़ित करना और परेशान करना यह क्या जरूरी है? विद्यानाथ जी, भगवाकरण क्या होता है? भगवाकरण होता क्या है ये तो बताइए। मां दुर्गा जी की व्रत करना नवरात्रों में यह भगवाकरण है? तो देश का 80% हिंदू करता है वो। वहां पर रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, वहां पर हॉस्टल में रहने वाले लोग कहां जाकर के दुर्गा जी का पंडाल लगाएंगे? कहां पे अपनी पूजा करेंगे? वहीं करेंगे ना, यूनिवर्सिटी कैंपस में करेंगे। ये कोई डे स्कॉलर नहीं थे यहाँ पर, वहां पर थे, वहीं पर रहते हैं, 24 घंटे वहीं रहते हैं, तो कहां जाकर के करेंगे? और इससे पहले नहीं हुआ क्या? लेकिन इस देश में यहां पर कहा गया, आप ये बताइए कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हजारों सिखों को जला करके टायर डाल करके मार दिया गया, और 35 साल तक उसका कोई हुआ भी नहीं, कोई न्याय भी नहीं हुआ। उसके बाद सज्जन कुमार को जेल हुई। ये जो एनएसयूआई वाले ये खड़े होकर के बोल रहे थे बेचने की बात, अरे भैया ये बता दो कि अपने पिताजी की तस्वीर यस बैंक को किसने बेची 2 करोड़ रुपए में? बताऊं? अविनेश जी आपकी बात पूरी होगी तो एक बात आपसे तो बात विद्यानाथ जी, बात बड़ी साफ सी है कि जेएनयू में जिस तरीके की पढ़ाई होती थी, वहां पर पढ़ाई नहीं होती थी। लोग 48 साल की उम्र तक 48 साल की उम्र तक अगर वहां पर एक कमरे में मुफ्त में रह करके पार्टी का काम करते थे, पार्टी का काम करते थे, तो अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलने वाला। तस्वीर भी देख लीजिए अविनेश जी, एकदम सटीक बात कर रहा हूं। 11 सितंबर 1948 सरदार पटेल ने एक पत्र लिखा गोलवलकर को, जिसमें बोला कि आरएसएस के लोगों ने गांधी की हत्या के बाद उल्लास मनाया और लड्डू बांटे। ठीक है, गोडसे आरएसएस फॉर्मर था, लेकिन लड्डू बांटने की प्रक्रिया तो आरएसएस के लोगों ने की। और उसके बाद जब इनके मुंह पे कालिक पुत गई देश भर में कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद जो जश्न मना रहे थे, तो जब इन पे बैन लगा, बैन के बाद पहला जो इन्होंने बगल बच्चा पैदा किया, मुखौटा पैदा किया, उसका नाम है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। और ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मां दुर्गा की पूजा करने की जगह मां दुर्गा के पंडाल की मूर्ति लेकर जा रहे हैं और चप्पलों का खेल खेल रहे हैं। उधर से लेफ्ट वाले चप्पल चला रहे हैं, इनके पास भी चप्पलें दोनों के हाथ में, चप्पलें दोनों के हाथ में। वो देखिए वो वीडियो दिखा रहा है। 26 साल इस जगह पर आते हैं। सनी, आप ये कह रहे हैं कि जो लोग दुर्गा प्रतिमा लेकर जा रहे थे वो हाथ में चप्पल लेकर चल रहे थे? अब देखिए वो फोटो नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो लोग इस देश में दुर्गा प्रतिमा लेकर निकलते हैं वो इस तरह से निकलते हैं। हाथ में इसका मतलब ये है कि आप हिंदू होते हुए भी, आप सनातनी होते हुए भी, आप परंपराओं को जानते हुए भी आप नहीं, इससे मां सरस्वती को दुख नहीं होगा। आप सब कुछ जानते हुए भी एक एजेंडा सेट कर रहे हैं, एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आपका सवाल मुझसे तो मैं जवाब दे देता हूं। अभी अविनेश जी बोल रहे थे कि 25 साल से, एक मिनट, 25 साल से दुर्गा माता की वहां पूजा होती है, हो रही है, होती आ रही है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही एबीवीपी कोई व्यक्ति जीत कर आता है, सौरभ शर्मा जीता था तो फिर वो एक डॉक्टर वीडियो चली थी, अब मेरा भाई ये मीरा जीता है, और अब अचानक ही दुर्गा पूजा में अचानक चप्पलें आ रही हैं। तो देखो, आग लगी है तो धुआं उठेगा। आग मतलब ये आपकी बात है कि आपको सहन नहीं हो रहा है, आपको सहन नहीं हो रहा है, आपको सहन नहीं हो रहा है कि कोई और विचारधारा जेएनयू में आ रही है। वो वामपंथी लोगों को साथ दिक्कत यही है, वामपंथियों के साथ दिक्कत यही है कि विश्वविद्यालयों में उनकी जमीन खिसक रही है। लेकिन आप इस देश में चप्पलों पे डिबेट क्यों कर रहे हैं? नहीं कर पा रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में मेरे भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में हमारा देश बहुत पीछे जा चुका है और आप चर्चा करें चप्पलों पे।
इसको झूठ बता रहे हैं क्या? चप्पलों पे चर्चा हो रही है मेरे देश के लाइव टीवी पे, जहां चर्चा होनी थी कि भाई बेरोजगारी की स्थिति क्या है, भारत का 50 साल का विजन क्या है, जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि 2047 में हम अग्रिम हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे, उसके लिए रोड मैप क्या है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। आप चप्पलों पे चर्चा कर रहे हैं। और देखिए, मैं लेफ्ट में भी सवाल खड़ा कर रहा हूं। मैंने पुतला चलाया आरएसएस का, मैंने पुतला चलाया एबीवीपी का, मैंने पुतला चलाया नरेंद्र मोदी का, लेकिन देखिए किसी ने मुझे परेशान नहीं किया। भले होम मिनिस्ट्री की जांच हुई अलग बात है, लेकिन ये जो कल घटना हुई है, अगर एबीवीपी के लोग किसी का पुतला जलाना चाह रहे थे, उनकी मर्जी जलाना था। बीच में तो लेफ्ट के लोग गए वहां पर विरोध किया, गलत तरीका, जिसको जो करना है सब करें, लेकिन आपस में कम से कम एक टेबल पर बैठकर इनको कोई मामला नहीं पता है। सौरभ शर्मा और मैं, हम दोनों एक ही हॉस्टल के थे, दोनों अलग अलग विचारों के, लड़ते थे, लेकिन कभी इतना नहीं है कि विरोध, तू अपना विरोध कर, मैं अपना विरोध कर रहा हूं, लेकिन तुम चप्पलों पर आ जाओ, एक सेकंड रुक जाइए भाई। आप ये कह रहे हैं कि इस देश में मोदी सरकार में इतनी स्वतंत्रता है कि पुतला जलाते हैं आप, नारे लगाते हैं आप, लेकिन आप खुलेआम घूमते भी हैं, रहते भी हैं। इसका मतलब ये है ना कि डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। इसका मतलब एक बैठी थी मेरे ऊपर, सर मैं ये कह रहा हूं, पुतला जलाने पे होम मिनिस्ट्री की जांच बैठी थी, ऐसा नहीं है। संविधान की सरकार है, इसमें से आजाद घूम रहा हूं। हाँ। वरना आप ये मतलब संविधान है ना देश में। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है सनी धीमान कि आप कम से कम युवा विंग से आते हैं कांग्रेस के। सनी आज मैं कह रहा हूं, आज इस डिबेट के, इस देश में जो आज इस डिबेट के इस हिस्से को राहुल गांधी को ध्यान से सुनना चाहिए कि सनी धीमान जो उनके युवा नेता है वो ये कह रहे हैं कि इस देश में संविधान है, तो राहुल गांधी देश में एक झूठा नैरेटिव क्यों सेट कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है। आज राहुल गांधी को सुनना चाहिए। अब आप आ गए वोट चोरी पर। जब संविधान है तो वोट कैसे चोरी? जब संविधान है आप पुतला जला सकते हैं, आप नारे लगा सकते हैं, और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप खुलेआम घूमते हैं इस देश में, हर वोट ऑक्सीजन होता है, संविधान की हर डालने का अधिकार, संविधान की हर व्यवस्था को वोट चोरी हो गया। अब तुम चप्पलों पर चर्चा करो। सनी आपने राहुल गांधी को चोरी हो गया, अब तुम सनी आपने राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया है। आपने अपने नेता को आईना दिखाया है कि देश में संविधान है, इसलिए वो लाल किताब लेकर जो आप घूमते रहते हैं उसको अब रख दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है। वैभव मीणा बोल रहे हो यार आप। नहीं, ये बार-बार चोरी का पुतला जलना चाहिए, वोट चोरी का पुतला जलना चाहिए। आप बार-बार झूठ बोल रहे थे। ये लोग इनको ये बताओ, आपको नहीं लगता कि बेरोजगारी का पुतला जलना चाहिए? आप ये झूठ बोल रहे थे। आप जो बात कर रहे हैं, आप ये बताइए जो पथरा हुआ, जो बताइए पथरा हुआ, क्या पथरा की निंदा नहीं जलाना चाहिए था? जहाँ पथरा क्यों नहीं जलाना चाहिए? चलाएंगे परमेश्वर है, चारों मजूमदार, कानू सान्याल, सबका रावण एक तो एक करके देश विरोधी तत्व। एक बार आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जवाब आप देना चाहते हैं आप बोलिएगा। लेकिन एक बात यह है कि अगर उन्होंने उमर खालिद और शर्जील इमाम का पुतला जला दिया, आपको जिसका मन करता था आप जला लेते, लेकिन आप अगर वो पुतला जलाएंगे तो आप चप्पल चलाएंगे, ये तो ठीक नहीं है। वैभव आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मेरे सवाल का जवाब और उनके सवालों का जवाब दीजिए। कल दशहरा विजयादशमी का दिन था। हमने कॉल दिया कि जो देश विरोधी तत्व हैं, जो नक्सली वामपंथी तत्व हैं, उनके चेहरे जो हैं उनका हम प्रतीकात्मक अंत करेंगे, रावण दहन करेंगे। हमने दहन किया। अफजल गुरु, उमर खालिद, शार्जिल इमाम, कानू सान्याल, चारू मजूमदार, बसवा राजू, जितने भी ये नक्सली चेहरे हैं उनके प्रतीकात्मक हमने रावण दहन किया। हमने साबरमती ग्राउंड में कार्यक्रम किया। इनका एबीवीपी का जो दहन का पुतला दहन का इनका कार्यक्रम था, बराक छात्रावास पर कार्यक्रम था। इस बीच में जो दुर्गा पंडाल जो लगा हुआ था, जिसके दुर्गा मां के विसर्जन की शोभा यात्रा हर साल निकलती है, 25 साल से लगातार निकल रही है, पहली बार नहीं निकल रही है। जो भी देख रहे हैं मैं बता दूं, पहली बार। और पूरे जेएनयू के सभी छात्र उसमें हिस्सा लेते हैं, व्रत रखते हैं, संकल्प रखते हैं और उस शोभा यात्रा में वो शामिल थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग चप्पल लेकर निकले थे भाई हाथ में। मेरी पूरी बात खत्म, अखिलेश जी पूरी बात सुनिए। चप्पल वाली नौबत क्यों आ गई? पूरी बात सुनिए। साबरमती टी पॉइंट पर शोभा यात्रा पहुंची, इन लोगों का, वामपंथी लोगों का 40 लोग वहां पे क्यों इकट्ठा थे? इनका कार्यक्रम जब बराक हॉस्टल पे था, ये साबरमती टी पॉइंट पर शोभा यात्रा के रास्ते में क्यों खड़े थे? वहां ये सनातन के विरोध में जवाब बोलिए। ये
पहली बात ये एबीवीपी जो कह रहा है कि हमने दुर्गा पूजा करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहां पे काली पूजा भी होती है केसीयूटी में, जेएनयू में तरह तरह की पूजे। प्लीज उनको बोले दीजिए। हाँ, तो पूजा प्रोसेस हो रहा था। इनका जो प्रोटेस्ट था वो जलाने वाला पुतला दान, इनका तो साबरमती ढाबे पे था। और साबरमती ग्राउंड, झूठ मत बोलिए, ग्राउंड में था ना, टी पॉइंट पे तो नहीं था, ग्राउंड पे था। हाँ ग्राउंड पे था, तो ग्राउंड पे था। आपका बड़ा हॉस्टल था कि नहीं था? आपका बड़ा हॉस्टल था नहीं था? आपका बड़ा हॉस्टल आपका बड़ा हॉस्टल था कि नहीं था? आपका बड़ा हॉस्टल था कि नहीं? मेरी बात रखने दीजिए, फिर आप उसको रिप्लाई आपका बड़ा हॉस्टल था, मेरा रिप्लाई सुन लीजिए पहले। आप लोगों ने चप्पल जूते चलाए और ये लोग आप लोगों को इस बात से दिक्कत है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद के पुतले क्यों जलाए गए? आपको पता लगेगा ना क्या हुआ था। आप लोगों को इस बात से दिक्कत है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद के पुतले क्यों जलाए गए? पूरी बात सुनेंगे कि नहीं? पूरी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वही जवाब बोलिए ना, जल्दी से बोलिए। जवाब तो खत्म कर रहा हूँ। जब ये टी पॉइंट इनका अलग था, वहां पे अलग था। जब शोभा यात्रा में ये लोग जाके शामिल हुए, जूता चप्पल चलाए। इनका नहीं, शोभा यात्रा हमारी है, हिंदू समाज, जेएनयू का हिंदू समाज पूजा समिति। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र में इतना ही, छोटा सा ब्रेक और लौटेंगे। आप देखते रहिए नंबर। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में, जहां